हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इसका नाम है जनरेशनल ट्रॉमा। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो सारे के सारे चैलेंजेस है ना, पेरेंटिंग से रिलेटेड, या कभी कभी ऐसा होता है ना जब आप सोचते हो कि पता नहीं क्यों मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों मैं एक अच्छा पेरेंट नहीं बन पा रही हूँ, मुझे सब पता है पर फिर भी मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो उन सभी जो है जो क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये जनरेशनल ट्रॉमा होता क्या है? तो ट्रॉमा जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है, यानी कि एक जनरेशन अगर किसी ट्रॉमा को झेला है तो आगे की फ्यूचर जनरेशन में भी वो ट्रॉमा चलता ही चला जाएगा। अब ये घटना जो है ना, बहुत बड़ी घटना होती है जनरली, और उसका असर फ्यूचर जनरेशंस और कई सारी पीढ़ियों के बाद तक भी देखा गया है। इसको जो है हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक किसी एक जनरेशन में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि या तो वॉर है या वॉर के विक्टिम हैं या कोई हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के में काफ़ी देखा गया था। और उसके अलावा या तो कोई बहुत बड़ा उनके साथ कुछ अन्याय हो गया, कुछ अत्याचार हो गया, या कुछ बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन काफ़ी लंबे समय तक वो चलती ही रही। इसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसा ट्रॉमा घर कर जाता है जो फ्यूचर जनरेशन्स तक पास डाउन होता ही रहता है। अब इसको ना समझने के लिए कुछ ऐसे 2 मैं ऑप्शंस मैं आज डिस्कस करूँगी कि ये कैसे आगे जाता है। तो सबसे पहला जो होता है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, और दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर ये तो अलग-अलग नहीं है, ये एक-दूसरे से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको जस्ट समझने के लिए हम इसको अलग-अलग तरह से देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला जो है फैक्टर वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। मैं इसका एग्ज़ाम्पल जो है ना सिंपल एग्ज़ाम्पल से लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मेजर ट्रॉमास की बात नहीं करूँगी। यहाँ पे हम सिंपल एक जो डे टू डे लाइफ़ का जो स्ट्रेस होता है मैं उसी को लूँगी। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें जो मेन पैरेंट है, जो कि मेन केयरगिवर है, वो उसको बहुत किसी चीज़ की एंग्ज़ायटी है, ठीक है? मैं आज सिंपल एंग्ज़ायटी का ही मैं लूँगी एग्ज़ाम्पल, स्ट्रेसर के तौर तौर पे, ठीक है? तो या तो एंग्ज़ायटी हो सकती है, या दूसरा बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड जो कॉन्सेप्ट है वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो जो इस टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है उन और या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उनको उनकी जो है ना, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा होता है। अब मान लीजिए कोई एक पैरेंट जिसको ये सब बहुत फ़ील हो रहा है, तो उसके साथ जो बच्चा रहेगा उसको क्या होगा? वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है? वो उसी एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसको कहते हैं रेस्टलेसनेस, कि बहुत ही अनस्टेबल सा एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड माइंडसेट जैसा है, और बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं ना अनईज़ का एनवायरनमेंट है। अब आपने पुराने अगर वीडियोज़ देखे होंगे तो उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वो था मिरर न्यूरॉन्स का। तो आप देख देख सकते हैं वहाँ पे कि जब एक पैरेंट हमेशा एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, तो बाय दैट मिरर न्यूरॉन वो बच्चा भी वही वो जो है इमोशंस को फील करता है। तो देखा, अगर पैरेंट डिस्टर्ब हुआ, पैरेंट में एंग्जाइटी आ गई, तो एनवायरनमेंट में बिकॉज बच्चा वही देख रहा है, बच्चे के अंदर भी वो एंग्जाइटी जो है पास डाउन हो गई। सो आपने देखा कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो बच्चा भी है, वो भी एंग्शियस हो गया, जबकि जब वो पैदा हुआ था तो एंग्शियस नहीं था, लेकिन अब बिकॉज वो उस एनवायरनमेंट में रह रहा है, अगर एक पेरेंट एंग्शियस है तो बच्चा भी कैसे एंग्शियस हो गया। सो आपने देखा कि अब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे गया। अब ये अगर पेरेंट जो भी बच्चा है, या तो गर्ल है या बॉय है, जब वो एक पेरेंट बनेगा तो वो अगर उसने अपने आप पे काम नहीं किया है, तो वो वही आगे जनरेशन में भी वो जाता ही चला जाएगा। तो ये इसी इस तरह से जो है एक जनरेशन से जो है ट्रॉमा दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन जाता है। अब दूसरा जो है फैक्टर वो है जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक्स जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि
जो जेनेटिक्स होता है ना हमारा, वो ऐसे कहते हैं ना सेट इन स्टोन्स नहीं होता, यानी कि ऐसा फिक्स नहीं होता कि भाई ये जो है ना ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है। जेनेटिक्स जो होता है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है फैक्टर। और काफ़ी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो जेनेटिक्स के ऊपर भी काम करते हैं। और यही जो है एक फील्ड है जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स, जिसमें हम यही डिस्कस करते हैं, यही स्टडी करते हैं कि जेनेटिक्स के ऊपर एनवायरनमेंट का क्या असर है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो जीन्स जो है वो जो एक्सप्रेस जो करते हैं वो उसमें नेगेटिव आउटकम होता है। और अगर एनवायरनमेंट बदल दिया जाए, एनवायरनमेंट पॉजिटिव कर दिया जाए, तो वही जीन्स जो हैं वो अच्छे भी हो जाते हैं। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा ना कि जब आपको मान लीजिए आपके कोई ब्लड टेस्ट में कुछ कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे आ गया, तो कहते हैं ना कि 3 महीने तक ये आप फॉलो करिए, उसके बाद में आप आइएगा और हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 महीने में आप अपने भीतर कुछ चेंजेस ला रहे हो, वो चेंज आपकी बॉडी में जो है वो एक इम्प्रेशन बना रहे हैं। और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स भी एक तरह का मेमोरी ही होती है। हालाँकि हम यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ जीन्स जो होते हैं वो डोमिनेंट, रिसेसिव और वो उसमें कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि कई बार नेगेटिव अगर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट होता है तो जीन्स का म्यूटेशन भी होता है। मीन्स कोई जो है बैड जीन्स ट्रिगर हो जाता है। इसी वजह से कभी-कभी बहुत ज़्यादा तनाव भरी जब परिस्थिति आती है तो सडनली किसी को कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो जीन्स तो हमारे अंदर थे ही, हमारे अंदर गुड बैड दोनों तरह के ही जीन्स होते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट में या कुछ बहुत बड़ा कुछ स्ट्रेस लग गया तो वो एक पर्टिकुलर बीमारी के तौर पे वो जीन अब एक्सप्रेस कर जाएगा। और वहीं पे अगर हमने उन्हीं सब फैक्टर्स को जो है हमने पॉजिटिवली हैंडल किया और उस तरह से हमने अपना सारा का सारा चेंजेस ला दिया, तो वो जो है फिर वो पॉजिटिव उसका आउटकम होगा। तो जो जीन्स होते हैं वो भी जो है एनवायरनमेंट से पास इन्फ्लुएंस होते हैं और आगे की जनरेशन में फिर आपको उस टाइप के जीन्स आगे जाते हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से जेनेटिक्स में कुछ फ़र्क आ गया और उस वक़्त आपने एक ऑफ़स्प्रिंग यानी आपका कोई बच्चा हुआ, तो वो व अब देख रहे हैं आप वहाँ से अब आगे दूसरी जनरेशन में भी वो जीन्स चला गया, ठीक है? अब ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई एक जनरेशन का पेरेंट माइंडफुल नहीं हो जाता। इसीलिए इस चैनल के थ्रू मैं माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस पे फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि जब हम माइंडफुल हो जाते हैं कि अच्छा ये हो रहा है मेरे लीनिएज में, तो वो मैं एक माइंडफुल हो गई और उसकी वजह से मेरे अंदर आ गई एक अवेयरनेस। जैसे ही मैं मेरे अंदर ये अवेयरनेस आएगी तो मैं उससे रिलेटेड मैं कुछ या तो रिसर्च करूँगी या मैं उसका सॉल्यूशन ढूँढूँगी कि मैं अब कैसे इस जो इश्यू को मैं सिर्फ़ अपने तक ही सीमित रखूँ, आगे नहीं जाने दूँ। यही है मेन रीज़न कि हमें माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस चैनल के थ्रू मैं बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अवेयर हो जाएँ ताकि हम ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, उनको हम ब्रेक कर सकें। सो ये जनरेशनल ट्रॉमा को समझने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम हम अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो कि हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चले ही आ रहे हैं, और उनको हम कैसे ब्रेक करें ताकि आगे की जनरेशन को ये सारे कॉन्सिक्वेंस ना देखने पड़े जो कि हमारी जनरेशन ने या प्रीवियस जनरेशन ने जो देखे हों, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अब अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरह से हम उनको दे सकते हैं। ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। और बस आज आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क यही रहेगा कि आप आज जो है ना बस बैठ के थोड़ा सोचें कि ऐसा क्या है मेरे लीनिएज में, मेरे एंसेस्टर्स में ऐसा क्या-क्या, या तो कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड इश्यू था, तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो अब मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब हो सकता है वो माइंडसेट वो नेक्स्ट जनरेशन में गया, अब वो माइंडसेट नेक्स्ट जनरेशन में गया, या कोई किसी बीमारी है कोई। तो आप देखिए कि ऐसी ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई थी जिनकी वजह से वो बीमारी हो गई है। और मैं आज क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं उस बीमारी को या उस परिस्थिति को मैं उसके ऊपर उठूँ और मैं अपने बच्चों को भी मैं सिखाऊँ कि आप इससे आप ऊपर उठ सकते हो। मेन हमारा रीज़न यही होता है सीखने का कि हम अपने बच्चों को सेफगार्ड करें प्रॉब्लम से, या हम उनको
ये हम उनको टीचिंग दें कि आप इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और हम सेफली सीख भी जाएँ और ज़िंदगी भी मज़े से गुज़ारें, है ना? सो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग। और आपको कोई भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी सजेशन हो, तो भी ज़रूर बताइएगा। मैं हर क्वेश्चन और हर आंसर को मैं डेफ़िनेटली कंसिडर करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Until next time, be mindful, happy parenting.